होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आप हम लोग करेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी एमसीक्यू मास्टर क्लास करने जा रहे हैं। तो इससे जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं और जो एमसीक्यू बनेंगे, तो कहीं से भी बने, अगर ये चीज़ें आप पूरी क्लासेस देख रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन बने, पूरे सिलेबस से आपका जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, आपको वो आंसर उसमें से समझ आ जाएगा कि कौन सा है। तो आज ये क्लास करेंगे और ये एमसीक्यू मास्टर क्लास होने वाली, इससे जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब इसी से आएंगे, और जितने भी वन लाइनर बनेंगे तो इसी से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्लास है इसमें सारे जो जितने चैप्टर हैं आपके बुक में, जितने भी चैप्टर हैं होम साइंस में, उन सब से इसमें ऐड किया हुआ है। सारे चैप्टरों की इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तरीके समझ लीजिए ये निचोड़ है, कि सारे अध्यायों का एक निचोड़ है ये। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और आपके लिए बहुत अच्छा जो क्या है, ये एग्ज़ाम के पहले जो अवसर है कि सारी चीज़ों को एकदम से रिवीजन कर लीजिए, कि हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपका हर चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कार्य पहला है कार्य आजीविका तथा जीविका। तो पहला चैप्टर है कार्य जीविका तथा जीविका। तो इससे हम लोग देखेंगे किस क्षेत्र में जीविका है, तो अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। तो कौन से क्षेत्र में? व्यवसायिक क्षेत्र में उपलब्ध है। युवाओं को अपने परिवार एवं समाज के साथ किसके विकास में योगदान देना चाहिए? राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। अगला है सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? कार्य होता है। वास्तव में कार्य प्रकृति एवं मानव किस तरह का कार्य है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है? तो सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? कार्य होता है। वास्तव में कार्य प्रकृति एवं मानव किस तरह का कार्य है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है? तो वो कौन सा कार्य है? सामूहिक कार्य होता है। अर्थपूर्ण कार्य अपने स्वयं के जीवन एवं किनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करता है? तो किनकी परिस्थितियों के लिए? समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करता है। अगला है कार्य किसकी गतिविधियों का एक समूह है? तो कार्य नियम और परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है। जनसंख्या के एक बड़े भाग में कौन सा व्यवसाय मुख्य व्यवसायों में से एक है? तो कृषि व्यवसाय जनसंख्या के एक बड़े भाग में मुख्य व्यवसायों में से एक है। किसकी भूमिका की पहचान के मानदंड बनते हैं और स्थापित हो जाते हैं? तो स्त्री और पुरुष की भूमिका की पहचान के मानदंड बनते हैं। कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं के कारण श्रम बाजार में किसकी भागीदारी के अवसरों में कमी आई है? तो स्त्रियों के भागीदारी के अवसरों में कमी आई है। किस मंत्रालय ने महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की है? तो श्रम मंत्रालय ने की है महिला प्रकोष्ठों की स्थापना। भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। एक व्यक्ति के आचरण का परिचालन करने वाले नियम तथा मानक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नैतिकता कहलाते हैं। कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन क्या करना कहलाता है? क्या कहलाता है? सुकार्यिकी या एर्गोनॉमिक्स कहलाता है, या फिर श्रम दक्षता शास्त्र। तीनों में से कोई भी नाम लिख के आए, आपको ऑप्शन सही करना है। सुकार्यिकी लिख के आए, एर्गोनॉमिक्स लिख के आए, या फिर श्रम दक्षता शास्त्र लिख के आए। तीनों नाम में से कोई एक नाम देखने को मिले और ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिले तो वो सही हो जाएगा। दूसरा चैप्टर है नैदानिक पोषण और आहार की। किसका संबंध भोजन एवं खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक पहलुओं से भी है? तो किसका है? पोषण से है। पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र जो रोग के दौरान के पोषण से संबंधित कहलाता है। क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण कहलाता है। रोग के दौरान का विशिष्ट क्षेत्र नैदानिक पोषण कहलाता है। 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में चिकित्सा के साथ किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो औषध विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। किसके लिए भोजन के स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव का आकलन करना अति आवश्यक होता है? किसके स्वीकरण के लिए? तो आहार विशेषज्ञ के लिए। वर्तमान में कौन मेडिकल टीम का एक अभिन्न अंग है? तो आहार विशेषज्ञ जो मेडिकल टीम होता है उसका अभिन्न अंग माना जाता है। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं क्या कहलाता है? नियमित आहार कहलाता है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं वो नियमित आहार के अंतर्गत आता है।
अगला है जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है, वह क्या होता है? जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को देखते हुए उसके भोजन में परिवर्तन किया जाएगा, तो ऐसा आहार संशोधित आहार कहलाता है। किस आहार में रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं? तो किस आहार में नहीं होते हैं? नरम आहार। ऐसा आहार जो नरम आहार होता है तो उसमें रेशेदार या गैस बनाने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अगला है विशेष रूप से वृद्धजनों के लिए कौन से आहार होते हैं? तो विशेष रूप से वृद्धजनों के लिए तैयार मृदु आहार होते हैं। अगला है आहार और अच्छा पोषण किसका आधार स्तंभ है? तो आहार एवं अच्छा पोषण एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार स्तंभ माना जाता है। अगला है जीवन शैली से संबंधित समस्याओं से बचाव हेतु किसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है? तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। किसी व्यक्ति को आहारिकी में कम से कम किस स्तर का डिप्लोमा पास होना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति आहारिकी में फूड न्यूट्रिशन में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर तक का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। अगला है जन पोषण एवं स्वास्थ्य। तो जन पोषण और स्वास्थ्य को हम लोग देखें। थर्ड चैप्टर है जन पोषण एवं स्वास्थ्य। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? तो जन स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? वृद्धि मंदन की अधिकता पाई जाती है। उन बच्चों की जो वृद्धि है वो बहुत धीमी गति से होती है और सामान्य बच्चों की जितनी नहीं होती है। भारत में अल्प पोषण के साथ साथ किसकी समस्या बढ़ रही है? तो अति पोषण की बढ़ रही है। अल्प पोषण के साथ साथ अति पोषण की समस्या भी बढ़ रही है। किस तरह के संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है? तो चेचक पर नियंत्रण पा लिया गया। किसके कारण अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? तो गरीबी के कारण नहीं मिल पाती हैं। सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? छिपी भूख का। सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो छिपी भूख का प्रयोग किया गया है। मार्च 2018 में राजस्थान के किस जिले में केंद्र सरकार की पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में की गई थी। वो भी कब? मार्च 2018 में की गई थी। किस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसको मिड डे मील भी कहा जाता है। अगला चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो इसके इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकरण ने किसकी आवश्यकताओं को और विविध बना दिया है? तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को और विविध बना दिया है। निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को कब विकसित किया गया था? तो 1810 में विकसित किया गया था। पाश्चुरीकरण को किस खाद्य विज्ञानी ने विकसित किया था? तो लुई पाश्चर ने विकसित किया था। खाद्य संसाधन संबंधी कार्य किसके सुरक्षा काल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो खाद्य उत्पादों के सुरक्षा काल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगला है जिसमें ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है, वह है ऐसी क्या चीज़ है जिससे ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है? तो वो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं। विनिर्मित खाद्य उत्पादों में किसकी मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं? तो कच्ची सामग्री की जो मूल विशेषताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई विनिर्मित खाद्य पदार्थ है तो उसमें जो भी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है उसकी मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण एवं प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे खाद्य पदार्थ फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला है भारतीय खाद्य उद्योग किसके प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है? तो संसाधित खाद्यों के रूप में प्रमुख उभर के आया है। तो चैप्टर नंबर 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चाहे पूरे सिलेबस में कहीं से भी घूम के पूछा जाए आपसे छूटेंगी नहीं। एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आएंगे क्योंकि इतनी सारी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है घुमा फिरा के किसी से चैप्टर से भी आए कहीं से भी आए वो आपको करवाई जा रही है। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से आपको अपना पेपर करना है। तो चैप्टर नंबर 5 देखते हैं खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक क्या है? क्या होता है? भोजन होता है। खाद्य सुरक्षा के बारे में जानने के लिए किसे समझना आवश्यक है? तो अविषालुता एवं संकट को समझना आवश्यक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस रोगाणु किसका एक उदाहरण है? तो खाद्य विषाक्तता या अविषाक्तता का एक
रोगाणु है कौन? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। खाद्य पदार्थों का वह गुण जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? खाद्य गुणवत्ता कहलाता है। भारत सरकार ने खाद्य समूह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया था कब? 2006 में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया? 2006 में पारित किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था। इसको मिलावट संबंधी अधिनियम भी बोला जाता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कैसी संस्था है? तो अंतर सरकारी संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर सरकारी संस्था है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1955 में की गई थी। भारत में खाद्य उद्योग की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी हिस्सेदारी है? तो 26% की हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य उद्योग की भारत में। किसे सुव्यवस्थित स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विविधकर्ता, खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो व्यावसायिकों को नियुक्त किया जाता है। चैप्टर नंबर 6 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना जाता है? जन्म से लेकर 8 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है? तो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। शिशुओं की दिन में देखभाल करने वाले केंद्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दिवस देखभाल केंद्र। जो दिन में करेंगे तो वो दिवस देखभाल केंद्र कहलाते हैं। जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तो उनमें वृद्धि होने लगती है। तो किस में वृद्धि होगी? उनकी गतिविधियों अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। एक समझदार अध्यापक बच्चों के लिए किस तरह सहायक होता है? बच्चों की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम के भाग के रूप में किन विषयों में स्नातक पूर्व उपाधि का होना आवश्यक है? पाठ्यक्रम के भाग के रूप में किन विषयों में स्नातक पूर्व उपाधि का होना आवश्यक है? तो मानव विकास या बाल मनोविज्ञान में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। शिक्षक को किन कौशलों में निपुण होना चाहिए? शिक्षक को प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशलों में निपुण होना चाहिए। अगला चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो अपने सदस्यों की देखभाल। परिवार समाज की मूल इकाई क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समाज की मूल इकाई परिवार होता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अपने सदस्यों की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला है बच्चों के लिए किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम कब लाया गया है? तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और संरक्षण किया जाता है। कौन से बच्चों की? किशोर बच्चों की। कब आया है? वर्ष 2000 में आया है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी प्रारंभिक बाल्य अवस्था सेवा कौन सी है? तो समेकित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है वो आती है इसके अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म के लिए एक आपको क्लास जो प्लेलिस्ट में है मेंशन है वो आपको दी गई है। तो जितने भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं वो सारे उस क्लास में हैं। तो वो भी जाके एक बार ज़रूर विजिट कर लें, देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे नाम और जो सन दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं जिनके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और ईयर भी पूछे जाएंगे। तो वो क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है, मिल जाएगी। भारत का पहला SOS गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। बाल गृह को किसकी देखरेख में रखा जाता है? तो राज्य सरकार की देखरेख में रखा जाता है। खेल कूद मंत्रालय ने किस वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत विविध कार्यक्रम प्रारंभ किए? वर्ष 2003 में प्रारंभ किए थे। स्वतंत्रता के समय भारत में जीवन प्रत्याशा 29 वर्ष थी, जो बढ़कर हो गई है, कितनी हो गई है? 63 वर्ष हो गई है। देश में वृद्धजनों की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 80% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है देश में कुल जनसंख्या का लगभग। पूर्व स्नातक डिग्री के बाद कौन से बाजार में प्रवेश किया जा सकता है? तो रोजगार बाजार में प्रवेश किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 8 है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। तो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। किस डिजाइन को मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है? तो अनप्रयुक्त या अलंकृत डिजाइन को मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है। मौसम, समारोह तथा लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? रंग। रंग दर्शाता है कि कौन सा किस वेकेशन पे आप कौन से कपड़े पहनेंगे, तो वो आपकी भावनाओं को दर्शाता है। जैसे कि हम लोग कहीं जाएंगे शादी पार्टी में तो बहुत जैसे
नाइट वाली पार्टी है तो बहुत डार्क कलर होता है। अगर किसी की अंत्येष्टि या कोई भी दुख शोक सभा कहीं पे है तो वहाँ पे बहुत लाइट कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो आपके मनोभाव और मनोदशा को दर्शाता है रंग। जिस रंग के आपने वस्त्र पहन रखे हैं वो आपकी मनोभाव को दर्शाता है। जैसे जब बहुत कोई खुश होता है, बहुत अट्रैक्टिव लगना चाहता है, तो वो रेड कलर पहनता है। तो आपके मनोभाव को दर्शाने के लिए कलर होते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न संवेदना व्यक्ति को रंगों की पहचान कराती है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा उत्पन्न संवेदना आपको रंगों की पहचान करवाती है। स्पेक्ट्रम सामान्यतः कितने रंगों का समूह होता है? स्पेक्ट्रम सामान्यतः 7 रंगों का समूह होता है। रंग कितने रूप होते हैं? रंग के कितने रूप होते हैं? रंग के 3 रूप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगला है रंग का मान उनके हल्केपन या गहरेपन को बताता है, जिसे माना जाता है आभा या रंगत माना जाता है, मतलब क्रोमा माना जाता है। रंग का मान जो उसके हल्केपन या गहरेपन को बताता है वो क्रोमा, आभा या रंगत माना जाता है। और रंगों की चमक या विशुद्धता को कहा जाता है तीव्रता या क्रोमा। मतलब रंग का मान उसके हल्केपन या गहरेपन को बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? आभा या रंगत। और रंगों की चमक या विशुद्धता को कहा जाता है तो तीव्रता या क्रोमा कहा जाता है। विभिन्न रंगों को एक सुनियोजित ढंग से प्रयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रंग योजना या रंग सुमेल कहलाता है। किस रंग योजना में एक रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो विशिष्टता पूर्ण उदासीन सुमेल रंग में एक रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग किया जाएगा। किस रंग योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है? तो ऋणात्मक सुमेल में 3 रंगों का संयोजन होता है। रेखा एवं आकार मिलकर किसका सृजन करते हैं? तो रेखा और आकार मिलकर प्रत्येक डिजाइन के प्रतिरूप का सृजन करेंगे। किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है, कैसी होती है? वक्र रेखा होती है। अल्प कोटि की गोलाई सीमित वक्र और अधिक कोटि की गोलाई कहलाती है वृत्तीय वक्र कहलाती है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर किसे बनाया जाता है? विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जोड़कर आकृति या आकार को बनाया जाता है। सरलीकृत या संशोधित प्राकृतिक आकृतियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? फैशनेबल शैली की आकृतियां कहलाएंगी। विपणन योग्य डिजाइनरों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सामंजस्यता एक महत्वपूर्ण कारक के अंतर्गत आता है। चैप्टर नंबर 9 है फैशन डिजाइन और व्यापार। तो इसकी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फैशन डिजाइन समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फैशन की प्रकृति की आवश्यकता होती है। फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? तो फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब प्रारंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। यूरोप का कौन सा शहर फैशन का केंद्र बन गया है? तो जो पेरिस है वो फैशन का केंद्र बन गया है। परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? परिधान निर्माण की कला को कुटुअर कहा जाता है। किसके आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया है? तो सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। महिलाओं द्वारा किस दशक से स्कर्ट व ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ है? तो 1880 के दशक से शुरू हुआ। किसका कार्य खरीदारों एवं उत्पादों के बीच मध्यस्थता करना होता है? तो क्रय एजेंट का कार्य मध्यस्थता करना होता है। फैशन व्यापारी में किसका विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए? तो अपनी पूंजी एवं योग्यता का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। किसका प्रमुख लक्ष्य कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुरूप करना होता है? तो आंतरिक डिजाइनर का प्रमुख लक्ष्य कार्य के निर्देश के अनुरूप पूरा करना होता है। चैप्टर नंबर 10 पे हम लोग आ गए संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल एवं रख रखाव। इसमें इंपॉर्टेंट कितनी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। जितनी जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपका इसी जो क्लास है उसी में सब कवर हो जाएगा। विभिन्न संस्थानों में कपड़ों का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? तो विशेष उपयोग एवं कार्यात्मकता के आधार पर किया जाता है। कौन सा यंत्र तीव्र गति से घूमता है जिससे कपड़े साफ होते हैं? तो स्पंदन यंत्र जो होता है वो तीव्र गति से घूमता है जिससे कपड़े साफ होते हैं। और किसमें होगा? वॉशिंग मशीन में होता है। कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए इस्त्री की जाती है। किसके अतिरिक्त वर्तमान धुलाई घर अथवा ड्राई क्लीनिंग की दुकानें भी अस्तित्व में हैं? तो धोबी के अतिरिक्त वर्तमान धुलाई घर और ड्राई क्लीनिंग की जो दुकानें हैं वो अस्तित्व में हैं। आमतौर पर किनके अपने धुलाई विभाग होते हैं? तो अस्पतालों, जेलों व होटलों के अपने अलग से धुलाई विभाग होते हैं। अस्पतालों में मुख्यतः किस तरह के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो सूती एवं पक्के रंग के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। चैप्टर नंबर 11 है आतिथ्य प्रबंधन। तो आतिथ्य प्रबंधन भी देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता में अतिथियों का दर्जा
दिया जाता है। तो जो भारतीय सभ्यता है उसमें अतिथियों को क्या दर्जा दिया जाता है, तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। और क्या बोला जाता है, अतिथि देवो भव बोला जाता है, मतलब जो अतिथि है वो भगवान के समान है। पर्यटकों केंद्रों पर बनाए हुए स्थान जो महंगे और आलीशान होते हैं क्या कहलाते हैं, जो पर्यटक केंद्र होते हैं उन पर जो महंगे आलीशान स्थान बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैरगाह कहलाते हैं। अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था होती है प्रस्थान अवस्था। अतिथि चक्र अधिकांशतः किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत आता है। होटलों के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना किसका कार्य है, तो गृह व्यवस्था विभाग का कार्य होता है कि वो जो होटल है उसके अंदर फूलों की सजावट करे। किसके द्वारा होटलों के अतिथि गृहों को स्वच्छ एवं उसका रखरखाव किया जाता है, तो अतिथि गृह ब्रिगेड के अंतर्गत किया जाएगा। होटलों की बागवानी का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो माली के द्वारा किया जाता है बागवानी का रख रखाव। लिनन एवं वर्दी कक्ष एक अभिन्न हिस्सा होता है किसका, गृह व्यवस्था विभाग का भिन्न हिस्सा होता है। रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक भी होते हैं जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेफ डे पार्टी कहा जाता है। रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, जो पर्यवेक्षक होंगे उनको सेफ डे पार्टी बोला जाता है। एक व्यापारिक सुविधा जो ग्राहकों को खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है, रेस्तरां कहलाती है। रेस्तरां का मतलब होता है होटल। तो अब थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अगला चैप्टर है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो इससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको इसी जो क्लास है उसमें मिल जाएंगी। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने या अन्य के प्रयोग हेतु खरीदता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता किसके प्राथमिक घटक होते हैं, तो सामाजिक आर्थिक तंत्र के प्राथमिक घटक होते हैं। बाजार में मिलावट के साथ कौन सी अन्य समस्या भी देखने को मिलती है, तो गलत मापतौल की समस्या भी देखने को मिलती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कितने अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, तो 6 अधिकार दिए गए हैं। अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो वूलमार्क। वूलमार्क अच्छी गुणवत्ता की ऊन को प्रदर्शित करने का मानक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुई थी, 2006 में हुई थी, सन 2006 में हुई थी। पत्रिका जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित की जाती है वो कौन सी है, तो इनसाइड। इनसाइड पत्रिका है जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित की जाती है। चैप्टर नंबर 13 है विकास संचार तथा पत्रकारिता। तो किसके माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रसारण होता है, तो जनसंचार के माध्यम से होता है। कौन समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है, तो जो पत्रकार होता है वो एक समुदाय की भावनाओं को दूसरे समुदाय तक पहुंचाता है। वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, तो मीडिया पर निर्भर रहते हैं। विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1972 में किसने किया था, तो नोरा क्यूब्राल ने किया था। किसने किया था, नोरा क्यूब्राल ने किया था। कब किया था, 1972 में। किसका किया था, तो विकास संचार जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। विकास संचार मुख्य रूप से दो पक्षों के मध्य क्या है, द्विआयामी संप्रेषण है। क्या, द्विआयामी संप्रेषण है। भारत का पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो एडुसेट भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह था। कौन सा था, एडुसेट था। 14 चैप्टर है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो इसको भी देख लेते हैं। निगमित संप्रेषण आधारित होता है किस पर, जानकारी पर। एक कंपनी के बारे में सशक्त विचार किसके शब्दों एवं कार्यों से निर्धारित होता है, तो उसके कर्मचारियों के कार्यों से निर्धारित होता है। प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए आप में क्या होना चाहिए, तो आप में कौशल होना चाहिए। संदेश का कितने प्रतिशत भाग शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है, तो 7% भाग जो है वो शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये रही आपके सभी जो जितने भी चैप्टर हैं सबका निचोड़ ये रहा, आपके सभी अध्यायों का निचोड़। तो अगर आपने ये क्लास कर ली और जो आपको क्लासेस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की गई हैं जो भी हैं 12th क्लास की होम साइंस की जो करवाई गई हैं वो सारी क्लासेस आप अगर रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके बाद आपको एक मॉडल पेपर अभी और मिलेगा कल, तो वो लास्ट मॉडल पेपर होगा
और उससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल सटीक क्वेश्चन दिए गए हैं। श्योरिटी है कि बिल्कुल क्वेश्चन वही आएँगे और वहीं से पूछे जाएँगे। तो आपको लास्ट कल मॉडल पेपर मिलेगा और वो मॉडल पेपर थोड़ा-सा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं और आपके लिए बहुत अच्छे से उसमें जो पूरा सिलेबस है उसका एक निचोड़ डाला गया है कि कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप उसको कर ले जाएँगे। इतना आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। तो आप लोगों को अगर क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।